हाय बच्चों, मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम टेंस है, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। इसका स्पेलिंग TEN होता है। अब टेंस जो होता है, टेंस मीन्स काल, यह समय को बताता है। समय को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। समय को बताने के लिए, उसको दर्शाने के लिए, अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए। तो वह 3 निम्न प्रकार के हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसको हम वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसको हम भूतकाल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसको हम भविष्य काल कहते हैं, भविष्य काल। अब प्रत्येक जो 3 टेंस है, प्रत्येक टेंस के 4 उप प्रकार के होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं। अब उप प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला होता है इंडेफिनिट टेंस, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस। उसके पश्चात होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS, कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसके पश्चात होता है परफेक्ट टेंस। उसके पश्चात होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा होता है परफेक्ट। अब देखिए, अब इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। इसको हम पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। इसी को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कह सकते हैं। ये 4 क्या होते हैं? उप प्रकार होते हैं सब में, ये 4। अब इसको इंडेफिनिट टेंस को सामान्य काल कहते हैं। जिसको हम कहेंगे तो सामान्य काल, सामान्य होता है, सामान्य इंडेफिनिट टेंस मतलब सामान्य काल हो जाएगा, मतलब साधारण। कॉन्टिन्यूअस मतलब निरंतर काल होता है, निरंतर होता है, निरंतर मतलब जो काम जारी रहता है, जिसको हम निरंतर काल कह सकते हैं। परफेक्ट को हम पूर्ण काल कह सकते हैं, मतलब जो पूरा हो चुका है, पूर्ण काल। परफेक्ट टेंस मतलब पूर्ण काल। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पूर्ण निरंतर काल, पूर्ण निरंतर काल, ऐसे इसको कह सकते हैं। इसको तो ऐसे कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि जो टेंस होता है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला प्रेजेंट, जिसको हम वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस, जिसको भूतकाल, तीसरा फ्यूचर टेंस, जिसको भविष्य काल कहा जाता है। और प्रत्येक टेंस के 4 उप प्रकार होते हैं, जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिवाइड होता है। तो 3 जो टेंस होते हैं, इनके कुल 4 उप प्रकार मिला के बात करेंगे तो 12 उप प्रकार के टेंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आप कहिए तो हम लिख भी सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं। तो पहला देखिए, पहला हम लिखने चलना है अब टेंस में। अब पहला हो जाएगा प्रेजेंट। अब टेंस के अंदर हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस। तो पहला हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा इसमें हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये जो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, इसके 4 उप प्रकार हैं। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम निरंतर वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पूर्ण निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। अब दूसरा टेंस की बात करेंगे तो हम दूसरे टेंस पे आते हैं। यहाँ पे दूसरा क्या होगा? पास्ट टेंस। तो हम पास्ट टेंस, तो इसमें पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
इसमें दूसरा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस। इसमें तीसरा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें का जो चार है, अब देखिए पास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है। अब इसमें जो पहला हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सामान्य भूतकाल, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यहाँ पे हो जाएगा निरंतर भूतकाल। इसका हो जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस को पूर्ण भूतकाल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण निरंतर भूतकाल हो जाएगा। अब अगला जो है चौथा हम बात करेंगे, तीसरा जो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसका हिंदी क्या होता है, भविष्यकाल होता है। जिसका हिंदी क्या होता है, भविष्यकाल होता है। अब इसका पहला देखिएगा, पहला हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, INDE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस INDE FINITE, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे पहला हो जाएगा फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका चौथा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है, भविष्यकाल। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब सामान्य भविष्यकाल। यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का मतलब निरंतर भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब पूर्ण भविष्यकाल, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब पूर्ण निरंतर भविष्यकाल। अब हम प्रेजेंट टेंस पे फोकस करेंगे। ये तो आपको अच्छे से बता दिया गया है कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, यहाँ पे देखिए प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और प्रत्येक के चार चार उप प्रकार होते हैं जो आपको लिख करके अच्छे से बताया जा चुका है यहाँ तक। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और शुरू से टेंस आपको पढ़ाया जाएगा तो आप अच्छे से इसको नोट बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए आपको लिख करके बाकायदा अच्छे से बताया जाएगा, रूल समझाया जाएगा। जो भी बच्चे हैं जो बेसिक से टेंस बनाना नहीं जानते हैं, उनको टेंस के बारे में ABCD कुछ नहीं मालूम है, उनको भी टेंस आ जाएगा। आप कृपया करके ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट डाउन करेंगे। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, जो कार्य। अब इसको पहचानेंगे कैसे, सिंपल सी इसका पहचान कैसे हम करेंगे इस टेंस का, ठीक। तो जिस वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आएगा। अब इसकी कैटेगरी हम डिवाइड करेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसको पहचानने का तरीका अलग हो जाता है। तो सबसे पहला हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत इसकी पहचान, प्रेजेंट टेंस की पहचान यही है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में हैं, हूँ, हो आता है। जैसे वह गोरखपुर गए हैं, या वह गोरखपुर जाता है, या मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, या वह गोरखपुर जा चुका है, या वह 2 घंटे से गोरखपुर जा रहा है। ऐसे मतलब बहुत सारे वाक्य आएंगे जिसके अंत में हैं, हूँ, हो इत्यादि रहेगा। ये तो पूरा प्रेजेंट टेंस की पहचान है, ठीक। हैं, हो या हूँ, मतलब ऐसे आएंगे। अब हम पहला इसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। इसका पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका पहचान क्या होता है, पहचान। अब देखिए इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। या जैसे मैं जाता हूँ, ता हूँ, मैं जाता हूँ, वह जाता है, यहाँ पे काम रहेगा। मैं जाती हूँ, हम लोग जाते हैं, मतलब इत्यादि इस प्रकार के वाक्य आएंगे। तो अब वाक्य जो आएंगे बनाते कैसे हैं, जैसे मोहन, यहाँ पे देखिएगा
जैसे मोहन घर जाता है, ये हिंदी के वाक्य हैं, मोहन घर जाता है। तो आपको मालूम है कि मोहन क्या है, मोहन को हम कर्ता कहते हैं। यहाँ देखिए, मोहन को हम हिंदी में क्या कहेंगे, कर्ता कहेंगे। ठीक, हम घर को क्या कहेंगे, हिंदी में भी कर्म कहते हैं, कर्म। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको जाता को हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अब देखिए, अब हिंदी में जो वाक्य होता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर, STRUCTUR, स्ट्रक्चर जो होता है हिंदी वाक्य का, सबसे पहले इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके पश्चात क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होता है, उसके पश्चात वर्ब आता है। जो हिंदी के वाक्य का स्ट्रक्चर ये हो गया। लेकिन अंग्रेजी में हिंदी के वाक्य का स्ट्रक्चर ये हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। यहाँ पे देखिए, मोहन क्या है, करता है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में। घर क्या है, कर्म है, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जाता क्या है, क्रिया है, जिसको हम वर्ब कहते हैं। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब आता है, जो हिंदी के वाक्य होते हैं। लेकिन यहीं पर जब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जब मोहन घर जाता है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। पहले ध्यान से देखिएगा, जैसे अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम मोहन की स्पेलिंग लिखते हैं। आप देखिए, मोहन का स्पेलिंग क्या होगा, MOHAN, मोहन। अब कहाँ जाता है, मोहन कहाँ जाता है, घर जाता है, तो मोहन घर जाता है। तो सबसे पहले हम मोहन की स्पेलिंग लिखते हैं, मोहन हो गया। उसके बाद जाने की स्पेलिंग लिखते हैं, गो, क्योंकि गो में क्या होता है, जाना। कहाँ जाता है, मोहन गो टू होम। अब यहाँ पे देखिए कुछ मिसिंग है, मोहन गो टू होम, क्योंकि मोहन क्या है, नाम है, नाउन है, और यह एक वचन है। घर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ जाता क्या है, मोहन मतलब एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, जाने का काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे चूंकि एक बात समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा, जितने भी ग्रामर में जो वर्ब दिए गए हैं सभी बहुवचन में होते हैं। किस में होते हैं, बहुवचन में होते हैं। अब उसको एक वचन बनाने के लिए उसमें SAIS लगाया जाता है, क्योंकि जब हम टेंस बनाते हैं तो उसका जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, दोनों का जो फॉर्म होता है, या तो वह दोनों सिंगुलर नंबर में होंगे, एक वचन में, या दोनों किस में होंगे, बहुवचन में होंगे। ऐसा ग्रामर का रूल कहता है इंग्लिश का। तो मोहन हमारा क्या है, एक वचन में है, क्योंकि जाना क्या है, गो, बहुवचन है, इसलिए गो में ES लगाते हैं, ES, ताकि गो जो है ES लगने के बाद एक वचन हो जाए। अब मोहन भी एक वचन है, तो दोनों एक ही फॉर्म में हो जाएंगे, एक वचन में, तो हो जाएगा मोहन गोज टू होम। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अब मोहन क्या है, सब्जेक्ट है, जिसको हम कर्ता कहते हैं ना। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, SUBJECT, सब्जेक्ट कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, गो क्या है, गो हमारा क्या हो गया, क्रिया, क्रिया, जिसको हम वर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, होम क्या है, होम हमारा क्या है, कर्म है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखिए, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा, ऊपर में सबसे पहले कर्ता आ रहा है, उसके बाद कर्म, उसके बाद क्रिया आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कर्ता आ रहा है, उसके बाद वर्ब आ रहा है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कर्म आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए, इंग्लिश के वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात हम वर्ब लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जो इसका स्ट्रक्चर होगा इंग्लिश के, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलने का स्ट्रक्चर यही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, स्ट्रक्चर, RUCTURE, ये इंग्लिश के वाक्यों का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये आसानी से आपको समझ में आ गया। एक और वाक्य लीजिए, जैसे तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो। अब यहाँ पे वाक्य देखिए, तुम घर जाते हो, यहाँ देखिए, तुम क्या है, तुम बहुवचन करता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होता है, तुम बहुवचन है, क्योंकि वर्ब कितने सभी क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। तो यू भी बहुवचन है, तो वर्ब भी बहुवचन है, तो इसके वर्ब में कोई चिन्ह नहीं होगा। तो यू गो टू होम, आसानी से बन गया, यू गो टू होम, यू गो टू होम। यहीं पे रहता वह घर, देखिए सॉरी, वह घर जाती है, वह घर जाती है। यहाँ देखिए, तो हमारा वह ही क्या है, ही हमारा क्या है, हमारा एक वचन क्या करता है, वह घर जाती है, क्योंकि स्त्री ही, एक ही मीन्स वह होता है पुरुष के लिए, और दूसरा वह का स्पेलिंग सी होता है, या SH स्त्री के लिए, तो इसका होगा वह घर जाती है, तो हो जाएगा सी, चूँकि सी क्या है, एक वचन है। अब वर्ब हमारा इसमें क्या होता है, बहुवचन, चूँकि ऑलरेडी होता है, तो अब बहुवचन को एक वचन में बनाने के लिए गो में ES लगाएंगे, तो हो जाएगा सी गोज टू होम। अब हमारा सही हो गया, सी गोज टू होम, सही हो गया। यहाँ पे देखिए, अब एक और वाक्य लिख लीजिए, यहाँ देखिए, मैं घर जाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई गो टू होम, आई गो टू होम। अब यहाँ पे देखिए, आई जो होता है, आई यह होता तो एक वचन है, सिंगुलर नंबर का करता होता है, लेकिन इसके साथ बहुवचन जैसा बिहेव किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। जब बहुवचन जैसा व्यवहार किया जाएगा तो इसके साथ जो वर्ब लगेगा वो भी हमारा क्या होगा, वह बहुवचन का होगा। तो सब्जेक्ट आई क्या है,
बहुवचन हो जाएगा तो इसके साथ वर्ब गो भी बहुवचन में रहेगा, तो दोनों एक ही फॉर्म में हो जाएंगे, बहुवचन में हो जाएंगे, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये सही हो गया है। ठीक, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अब इसको बनाने का नियम क्या होता है, रूल इसका क्या होता है, एक बार समझ लीजिएगा। स्टार्टिंग में आपको नहीं बताया है तो यहाँ पे समझ लीजिएगा। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में बदलते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात कर्ता के अनुसार वर्ब की प्रथम अवस्था में एस या ईएस लगा करके, ठीक, ऑब्जेक्ट लगा करके बनाते हैं। तो ये हमारा कर्ता हो गया, ये वर्ब हो गया। यदि बहुवचन कर्ता बहुवचन है तो हमारा वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, जैसा का तैसा लिख देंगे। यदि कर्ता एक वचन का होता है, वर्ब में एस या ईएस लगा करके उसको भी बहुवचन बनाया जाता है, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट लगा करके बना दिया जाता है। तो ये तो हमारा क्या है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, ये इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए इसका निगेटिव सेंटेंस या इंटरगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, इसके बारे में भी हम लोग देख लें। तुम घर जाते हो, तो तुम घर नहीं जाते हो, तुम घर नहीं जाते हो, तो ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस, तुम घर नहीं जाते हो। तो इस प्रकार के वाक्य को बनाने के लिए हम डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन का है तो उसके साथ एक वचन कर्ता मतलब ही सी इट दे, तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा बहुवचन है, यू वी या अदर जो भी बहुवचन के सब्जेक्ट होंगे, उसके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए यू क्योंकि तुम बहुवचन है, तो यू डू नॉट गो टू होम, यू डू नॉट गो टू होम। अब देखिए जब डू का प्रयोग करेंगे तो हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं, तुम घर नहीं जाते हो तो हो जाएगा यू डू नॉट गो टू होम। अब यहीं पर रहता वह घर नहीं जाती है, वह घर नहीं जाती है। अब यहाँ पे देखिए कर्ता जो है क्या है, यहाँ पे कर्ता एक वचन का है, लेकिन हमारा वर्ब क्या है, बहुवचन का है। तो इसको बनाते समय हम डज का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा सी डज नॉट गो टू होम, सी डज नॉट गो टू होम। अब एक और देख लीजिए, या हम लोग घर नहीं जाते हैं, हम लोग घर नहीं जाते हैं। तो हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी, हम लोग का स्पेलिंग क्या होता है, वी। तो वी डू नॉट गो टू होम, वी डू नॉट गो टू होम। अब यहीं पे रहेगा, क्योंकि कर्ता हमारा हम लोग क्या है, बहुवचन है, तो हम डू का प्रयोग करेंगे। यहीं पे रहता मोहन घर नहीं जाता है, तो हो जाता मोहन डज नॉट गो टू होम, मोहन डज नॉट गो टू होम। तो ये आपको आसानी से ये वाक्य आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जो इसके नकारात्मक वाक्य जब बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे डू या डज का प्रयोग करके। अब सेम इसी प्रकार जब इसका इंटरगेटिव वाक्य आएगा, तो इंटरगेटिव वाक्य चूँकि दो प्रकार के होते हैं, एक यस या नो टाइप और दूसरा होता है WS टाइप। यस या नो टाइप मतलब क्या से जब प्रश्न किया जाएगा, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो यह पहला हो गया यस या नो टाइप। दूसरा होता है तुम घर क्यों जाते हो या तुम घर क्यों नहीं जाते हो, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। अब यहीं पे देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे दो वाक्य लेंगे, एक बहुवचन कर्ता के, एक वचन कर्ता के। अब देखिए तुम घर नहीं जाते हो, तो इसको हम जब इंटरगेटिव में बदलेंगे तो क्या तुम घर जाते हो, देखिए क्या तुम घर जाते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या तुम घर जाते हो। तो इसको बनाने के लिए इंटरगेटिव से संबंधित वाक्यों को अंग्रेजी में बदलते समय सबसे पहले जो सहायक क्रिया होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको सबसे पहले लिख लेते हैं हम। तो इसमें क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसकी जगह डू या डज का प्रयोग करते हैं। मतलब जो टेंस रहेगा, जिस टेंस का ये वाक्य रहेगा, उस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किया जाता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। तो देखिए क्या तुम घर जाते हो, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार। क्योंकि कर्ता बहुवचन है तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा डू यू गो टू होम, डू यू गो टू होम। ठीक, अब यही पे रहता क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो इसका हो जाता डू यू नॉट गो टू होम, डू यू नॉट गो टू होम। देखिए जब नकारात्मक होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। अब यहीं पे देखिए जब सब्जेक्ट हमारा जैसे यू तुम, हमारे यहाँ पे बहुवचन है, जब हमारा एक वचन का सब्जेक्ट रहेगा, जैसे ही रहेगा, वह रहेगा, तो वह का ही होता है, तो डू के स्थान पे हमारा
डज हो जाएगा। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ अब देखिए दूसरा जैसे लेते हैं। अब ये तो हो गया क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। अब क्यों से प्रारंभ होने वाले वाक्य, क्यों, कब, कैसे इत्यादि से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो देखिए यहाँ देखिए, वह घर क्यों जाती है, वह घर क्यों जाती है। अब देखिए इसमें वाक्यों के बीच में क्यों, कब, कैसे जब भी प्रयोग किया जाता है या किया जाएगा तो उसकी स्पेलिंग सबसे पहले लिखेंगे, फिर अब उस वाक्य के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करके उसको बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाई का स्पेलिंग लिखेंगे, वाई। अब सब्जेक्ट हमारा ही क्या है, एक वचन एक बहुवचन, तो एक वचन है तो डज लिखेंगे, वाई डज। सब्जेक्ट क्या है, वह घर क्यों जाती है, तो सी होगा, वाई डज सी गो टू होम, वाई डज सी गो टू होम हो जाएगा। अब यही देखिए वाई डज सी गो टू होम, यह हो जाएगा। अब देखिए इसी वाक्य को जब नकारात्मक रहेगा तब हम लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो वह घर क्यों नहीं जाती है, वह घर क्यों नहीं जाती है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, वाई डज सी नॉट गो टू होम। यहाँ पे देखिए ऊपर प्रश्नवाचक सिंबल रहेगा, तो वाई डज सी नॉट गो टू होम। अब देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस में इसमें क्या हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं कर्ता के अनुसार, उसके पहले वाई या डब्ल्यू एस टाइप क्वेश्चन का प्रयोग करते हैं। ये कब प्रयोग करेंगे, जब वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ इत्यादि शब्द आते हैं तब। लेकिन यहीं पर जब क्या से प्रारंभ होगा तो सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा करके ही बनाते हैं, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था। तो ये वाक्य और ये जो पूरा वीडियो है आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और इससे रिलेटेड टेंस से रिलेटेड वीडियो बना करके आप तक पहुंचाया जा रहा है, पूरा टेंस ऐसे ही नोट बना करके आपको बताया जाएगा, तो आपको जिससे कि आप आसानी से समझ सकें, इसका नोट बना सकें अपने हैंडराइटिंग में। और इससे रिलेटेड कोई भी टेंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जो भी बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल के हो गए तो उनको इंग्लिश से बहुत दूर भागते हैं और क्लास में पर्सनली एक एक बच्चों को बुला के समझाया नहीं जा सकता है, ना ही पढ़ाया जा सकता है। तो उन सभी बच्चों के लिए है ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं, ताकि वो बैठ करके इसको नोट बना सकें, समझ सकें और लिख सकें। और आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, हम उसका वीडियो बना करके आप तक पहुँचाएँगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, आप लिख करके बताइए। अगला वीडियो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब सबका वीडियो लेकर के आएंगे। क्योंकि इसी वीडियो में हम बना देते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं रोक रहे हैं। बाकी सबका एक एक वीडियो हम बना करके आप तक पहुंचा देंगे। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए। जिसको टेंस बनाना नहीं आता है, हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में बदलना नहीं आता है, उसके पास शेयर कीजिए, भेजिए, ताकि वो अभी इससे कुछ सीख सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।